ये डीजीआई सही रहे ना इमरान खान साहब के जमाने में, उनको जी भी जी। क्या कुछ एडवाइस देते रहे, बाद में भी उनसे राब्ते में थे, और किस तरीके से इलेक्टेड चलती गवर्नमेंट को उन्होंने घर भिजवा दिया मेल मिला के। ये आर्मी कमांड के खिलाफ को ट्रस्ट करते हैं, और जी अगर जी। एविडेंस है तो आर्मी उसका भी ट्रायल कर सकती है। फैज हमीद साहब जो हैं उनको जिन चार्जेस के तहत ट्राई किया जाएगा, उनमें सजा का कितना इम्कान है? सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग पूरी दुनिया में देखी गई, और उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर तो मजाक था ये सारा। मैंने कम से कम उमर अता बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब, मंजूर मलिक साहब, इन सब के खिलाफ रेफरेंस ऑफ मिसकंडक्ट दायर किए हाई कोर्ट के अंदर, उनमें से किसी की समाअत ना हुई। अगर सेक्शन 31 के तहत इनका ट्रायल होता है तो उसकी मैक्सिमम सेंटेंस डेथ है। साबिक DGISI और साबिक कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनका कोर्ट मार्शल जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल इनामुर रहीम साहब। इस हवाले से और कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसे मुकदमात किए हैं सर, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स हैं इसमें क्या तरीक़ाकार होता है, और फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको जिन चार्जेस के तहत ट्राई किया जाएगा, उनमें सज़ा का कितना इम्कान है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दरअसल आर्मी एक्ट जो है जी वो एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है। इसको पाकिस्तान की या कानून की तारीख में स्पेशल लॉ कहते हैं, मेंट फॉर द आर्म फोर्सेस। जी जी। उसके अंदर दो एक प्रोविजन बड़ी अहम है, सेक्शन 92। जी जी। सेक्शन 92 ये कहती है कि कोई आदमी अगर रिटायर हो जाए जी तो जी। आर्मी के पास इख्तियार है कि 6 मंथ्स के अंदर, रिटायरमेंट के बाद भी वो सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट है, विद इन 6 मंथ्स उसका ट्रायल कर सकते हैं। हम्म। लेकिन इसकी दो एक्सेप्शंस हैं। जी जी। एक है कि अगर उसने किसी मनी मैटर्स में वो इन्वॉल्व रहे हैं, जी उसने जी। डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचाया या किसी शहरी को नुकसान पहुंचाया है मिस जी यूज जी। ऑफ अथॉरिटी के जरिए, जी जी। उसके कोई माली नुकसान, एम्बेजलमेंट किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, या कुछ छीना है माल, उससे डकैती की है, जी तो जी। और ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने वो जुर्म किया था, जी जी। उस सूरत में उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी आर्मी के पास उसकी कंप्लेंट आएगी, जैसे हम्म। क्रिमिनल केस है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होता। जब जी भी जी। आपके पास एविडेंस आ जाए, मुल्ज़म आ जाए, चाहे 50 साल गुजर जाए, यू कैन गेट होल्ड ऑफ हिम। ये कोई हम्म। बाद में भी तरमीम नहीं आई, ये ओरिजिनल आर्मी एक्ट की प्रोविजन है। जी इसके जी। तहत सेक्शन 40 के तहत आर्मी कैन अरेस्ट एनीवन के ड्यूरिंग सर्विस आपने ये काम किए। जी जी। और पहले उसमें ये भी नहीं है कि इट इज ओनली फॉर द आर्मी पीपल, उसमें लिखा हुआ है कि चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, या किसी सिविलियन शहरी को की जी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया हो। जी। अंग्रेज जी बड़े वाचफुल थे कि ज़ाहिर है वो इंग्लैंड से आए थे, बड़े सगीर में वो ऑपरेट कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, आर्मी उन्होंने बनाई। जी। वो जी ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे आर्मी के जो लोग, जो बाहर से आर्मी आई है, यहाँ लोगों को प्लंडर करना शुरू कर दें, उनको लूट लें। और अगर बिल्कुल। लूटेंगे तो वो फिर कमांड कैसे करेंगे, और लोगों की, ज़ाहिर है वो आर्मी तो मुल्क को वो अपने पर्पज़ के लिए आई थी, लेकिन ये उनके जॉब में शामिल था कि हमने लोगों के राइट भी प्रोटेक्ट करने हैं। जी जी। इसलिए उन्होंने प्रोविजन रखी कि अगर कोई इसमें से निकल भी जाए, रिटायर भी हो जाए, और बाद में भी एविडेंस आए तो उसका ट्रायल करो। और सेकंड सेक्शन है 31, जी वो भी जी। टाइम बार नहीं होता। वो हम्म। आप सब्जेक्ट रहते हैं, अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी, जैसे इनके खिलाफ ये इल्जाम है कि रिटायरमेंट के बाद भी बात सरगर्मी में मुलव्वस है, जी अगर जी। वो कोई ऐसी सरगर्मी है जिससे प्रेजेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जिस मुल्क में है, उसके खिलाफ को लोगों के अंदर मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं, या आर्मी कमांड के खिलाफ को मिसट्रस्ट करते हैं, या किसी हम्म। कॉन्स्पिरेसी में शरीक होते हैं, और जी अगर जी। एविडेंस है तो आर्मी उसका भी ट्रायल कर सकती है। इसके तहत ये पहले नहीं है, इससे पहले ब्रिगेडियर FBLE का भी ट्रायल हो चुका है, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रिगेड और मेजर जनरल अब्बासी थे, उनका भी ट्रायल हुआ था, उनका हम्म। भी इसी तरह ट्रायल किया गया। जी जी। वो सर्विंग थे, लेकिन इन्हीं चार्जेस पर ट्रायल किया गया। तो जी जी। ये FBLE रिटायर थे, लेकिन उनका ट्रायल किया गया इन्हीं चार्जेस के तहत। जी जी। तो मैं ये अच्छा सर, समझता हूँ कि जी, सर ये बताइएगा कि ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, इसमें एविडेंस पहले कलेक्ट की जाती है और जब कन्विंसिंग एविडेंस होती है उसकी बुनियाद पे ट्रायल शुरू होता है, या एविडेंस बाद में कलेक्ट की जाती है? नहीं, पहली बात है कि जैसे सिविल में होता है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन जाती है किसी भी जी जी। डिपार्टमेंट के अंदर, जी तो जी। आर्मी में इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहते हैं। जी जी। इसमें एक मेजर जनरल हेड बना दिया जाता है अगर जनरल का केस हो,
और वो सारी एविडेंस पहले कलेक्ट करते हैं जी, जी। और कलेक्ट करने के बाद वो सजा नहीं सुना सकते, रिकमेंडेशन देते हैं। दे हुँ, गिव हुँ। फाइंडिंग्स कि जी, जी। ये फाइंडिंग्स हैं जनाब, ये इनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट है, हमारे पास इतनी एविडेंस आ चुकी है। और हुँ, उसके हुँ। बाद वो रिकमेंड करते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन इनके खिलाफ किया जाए अंडर आर्मी एक्ट। उनका ये रोल है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं। हुँ, अब ये हुँ। होता है कि इस दौरान फिर वो जो विटनेस ऑलरेडी जिन्होंने पहले बयान दिए होते हैं, जी, जी। उनके बयानों को दोबारा रिकॉर्ड किया जाता है जिसको समरी ऑफ एविडेंस कहते हैं। जी, जी। और प्रॉपर कानूनी तरीके से उन अंडर ओथ वो एविडेंस रिकॉर्ड होती है। और ट्रायल शुरू होने से पहले हुँ, हुँ। मुल्ज़म को चार्जशीट भी दी जाती है और वो समरी ऑफ एविडेंस जितनी रिकॉर्ड होती है उसकी कॉपी भी दी जाती है कि ये आपके खिलाफ एविडेंस आ चुकी है। जी, जी। और जब वो आपका ट्रायल होगा तो आपको हक हासिल होगा, क्योंकि इससे पहले तक जितनी स्टेजेस हैं हुँ, हुँ। उसके अंदर कोई, आप कह लें, काउंसल नहीं होता। ना हुँ, हुँ। इंक्वायरी में कोई काउंसल होता है, ना समरी ऑफ एविडेंस में काउंसल होता है। जी, जी। लेकिन अब उनको काउंसल मिल जाता है हुँ, हुँ। और वो जो काउंसल होता है जी, जी। वो क्रॉस एग्जामिन करता है उनकी मर्जी का वकील का ये हक है। हुँ, हुँ। ये भी पहले दरअसल इस तरह मैंडेटरी नहीं था। हुँ, हमने हुँ। इसके लिए भी बड़ी जद्दोजहद की कि जी, फेयर जी। ट्रायल होना चाहिए, और हमने पार्लियामेंट को लिखा और रज़ा रब्बानी साहब की कमेटी बनी हुई थी 18वीं तरमीम में। तो जी, जी। उसमें वो बड़ी हमारी पूरी जद्दोजहद है इसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर उसमें उन्होंने आर्टिकल 10 ए इंट्रोड्यूस करवाया। हुँ, 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 पहले नहीं हुँ। था ये आर्टिकल 10 ए। इस जी, 10 जी। ए के तहत राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उनका इनको भी फायदा पहुंचेगा। ये अपनी जी। मर्जी का वकील भी ला सकेंगे। अगर इनके पास कोई एविडेंस है तो वो भी ला सकेंगे। उस हुँ, हुँ। उन गवाहों को क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग होगी और उसके बाद वो कोर्ट जो भी फैसला करेगी, वो फैसला इनका हो जाएगा कानून के मुताबिक, जो भी एविडेंस इनके खिलाफ आएगी। जी, जी। अच्छा सर इसमें अगर लेट्स से इनको कन्विक्शन होती है, तो ये एपेलेट कोर्ट भी एक मेरे ख़्याल में आर्मी के विदिन ही होती है? जी, जी, उसके फौरन बाद ये होता है कि अगर इनको सज़ा हो जाती है, हुँ, तो हुँ। इनको 40 डेज़ मिलेंगे, 40 दिन के अंदर उन्हें अपील दायर करनी है और आर्मी कोर्ट ऑफ अपील होगी, उसके अंदर अच्छा। वो अपील जाएगी। वो भी इट जी। विल बी हेडेड बाय अ मेजर जनरल और अ लेफ्टिनेंट जनरल। हुँ, वो हुँ, इनका हुँ। केस सुनेंगे और हुँ, सुनने हुँ। के बाद वो फैसला कर देंगे। उसके हुँ, हुँ। बाद भी अगर हुँ, ये हुँ। हाई कोर्ट जाना चाहें तो जा सकते हैं, वो भी एक ग्राउंड है। जी, जी। अदरवाइज़ तो 199 सब आर्टिकल 5 के तहत जो एफजीसीएम है उसको हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज किया जाता। लेकिन जी। अगर आपके पास 3 ग्राउंड्स हैं, हुँ, ये हुँ। एफबीएलई केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि हुँ, अगर ये हुँ। कहते हैं कि विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, मेरे उनको इख्तियार ही नहीं था मेरा ट्रायल करने का, एक ऐसा जी, जी। सेक्शन बीच में डाल दिया गया जो नहीं ट्रायल हो सकता, हुँ, हुँ। या मेरे खिलाफ जितना केस है बदनीति पे मबनी है, वो बदनीति साबित करेंगे ना, ये तो उनका काम है। जी, जी। या कोर्ट को ये इख्तियार ही सिरे से नहीं था इस सजा का जो मुझे सुनाई गई है। ये जी, 3 जी। ग्राउंड्स हैं। हुँ, अगर वो हुँ। 3 ग्राउंड्स हैं, तो हुँ, फिर हुँ। नेचुरली हाई कोर्ट भी इसकी इसकी समाअत करेगी, वरना हाई कोर्ट भी डिसमिस कर देगी। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। देखें ना एफबीएलई वाले केस में भी लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन वो उन्होंने डिसमिस कर दी। उन्होंने कहा नहीं, आप कोई एक चीज़ साबित नहीं कर सके ना। जी, आपको ये जी। साबित करना है कि इनकी हुँ, असल में देखा जाए तो इट इज़ अ ग्रेट स्टेप टेकन बाय द प्रेजेंट आर्मी चीफ। हुँ, हुँ। फौज के अंदर इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, जी, क्योंकि जी। आर्मी के अंदर भी जो लोग हैं, हम जो एक्स सर्विसमैन, हम चाहते हैं कि हमारी ऑनर इसी में है कि हम आर्मी के मुताबिक और कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। जी, जी। आप देखें ना, अगर एक डीजीआईएसआई है हुँ, जिसके हुँ। खिलाफ इल्जामात सुप्रीम कोर्ट में लगे और हुँ। सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग पूरी दुनिया में देखी गई, जी, जी, जी। और उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर तो मजाक था ये सारा। वो बिल्कुल। कार्रवाई हुई, पूरी प्रोसीडिंग चली वहां पर, हुँ, और उसके हुँ। अंदर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ये करार दे दिया हुँ, हुँ। कि जनाब, इट इज नॉट अ नॉर्मल केस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, इट इज हुँ, अ हुँ। क्रिमिनल केस। सबसे बिल्कुल। पहले यू अप्रोच टू हिज डिपार्टमेंट, उन्होंने एक रिकमेंडेशन बनाई और वो चीफ जस्ट आर्मी चीफ को भिजवा दी कि ये हुँ, हुँ। वजारत दिफा को उन्हें भेजी कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो बिल्कुल। वजारत दिफा ने नेचुरली फिर इसके ऊपर काम किया, आर्मी चीफ एक अप्रूवल दी उन्होंने, और फिर अल्टीमेटली अभी इस केस को तो सेट असाइड नहीं किया जा सकता था ना, कि हुँ, हुँ। कल हुँ। कोई कंटेम्प्ट में चला जाता सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब आपने इस तरह केस रेफर किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हुँ, तो हुँ, दे हुँ। व्हेन वो जब इसमें आया, उन्होंने जब इसकी इंक्वायरी करवाई तो पता चला बेशुमार चीजें उनके खिलाफ आ गई। जी, जी। देखिए, अगर ये सिलसिला नहीं रोका जाता, मैं हुँ, हुँ। समझता हूँ इसलिए एनकरेज है कि हमारे बहुत से लोगों के खिलाफ कई कंप्लेंट्स हैं। बिल्कुल। जो लोग भी जिनके पास अथॉरिटी होती है ना, वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करते हैं। ये जी, जी। शुरू से चला आ रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इज टू बी टेकन केयर ऑफ। और अगर डीजीआईएसआई ये करवा रहा है कि उसके सोना छीन लिया, पैसे छीन लिए, उनकी फैमिली और बच्चों को जिस तरह टॉर्चर किया गया, वो मीडिया में सारी बातें आ चुकी हैं। अब सार बिल्कुल। आलम साहब को भी बड़ा क्रेडिट जाता है।
कि सबसे पहले उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा कि इस तरह वहां हो गया जिस इलाके में मैं रहता हूँ, उस जी पे जी। दूसरों को भी फिर इंकरेजमेंट मिली हुआ है। अब जाहिर है आर्मी ने डिसाइड कर लिया, मैं समझता हूँ आर्मी चीफ का ये बहुत बड़ी ने डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले हम अपने घर को क्लीन करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओन हाउस। और ही जी जी। टुक अ डिसीजन। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि पहली दफा एक डीजीआईएसआई और कोर कमांडर के खिलाफ इस तरह की कंप्लेंट एक सिविलियन ने की और उसके ऊपर उसका कोर्ट मार्शल का ऑर्डर हो गया। अब जी जी। रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में थे और हुकूमत के खिलाफ या कमांड के खिलाफ अगर वो कुछ चीजें शेयर कर रहे थे, उनको मशवरे दे रहे थे जो आ चुके हैं मीडिया में, तो फिर जाहिर है वो भी इसके अंदर शामिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इनका फिर ट्रायल होगा और होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी इनकरेजिंग बात है। आर्मी जी। में इसके अंदर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है इस चीज का। लोगों ने सर्विंग भी कम, मैं अस्करी 14 में रहता हूँ, यहाँ सर्विंग ऑफिसर भी रहते हैं, ऑल वर ऑफ ओपिनियन के ये आर्मी चीफ ने एक अच्छा स्टैंड लिया है। एटलीस्ट उन्होंने लोगों को बताया कि अगर कोई भी अफसर है, अगर किसी के साथ वो ज्यादती करता है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करता है, चाहे उसका कोई भी रैंक हो, अगर आर्मी चीफ के पास वो कंप्लेंट आएगी तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और लॉ के तहत कार्रवाई यही बनती है जो उन्होंने किया है। ये कोई बात की अमेंडमेंट नहीं है। कोई लोग समझ रहे हैं, आज मुझे किसी ने रिंग किया कि ये अमेंडमेंट बाद में कराई गई है। मैंने कहा नहीं, ये ओरिजिनल आर्मी एक्ट के अंदर मौजूद है शुरू से और जी जी। अंग्रेजों के वक्त से आ रही है, और इंडिया में भी यही अमेंडमेंट आज भी मौजूद है। ये नहीं है कि हम लिए करते हैं, नहीं, ये पूरे जहां जहां वो आर्मी एक्ट मौजूद है। क्योंकि देखें, इसलिए कि आर्मी हमें एक डिसिप्लिन लाइफ सिखाती है कि ये ड्यूटी मैंने करनी है, इससे बियॉन्ड मैंने नहीं करनी। मेरे बिल्कुल। पास मैन पावर भी है, मेरे पास गाड़ियां भी हैं और पैसा भी है और वेपन भी है, और अगर इसकी बुनियाद पे मैं लोगों को लूटना शुरू कर दूं, जी उनके जी। घरों में घुस जाऊं और वहां कोई और परवाह ही ना करूं किसी चीज की। और देखें ना, इसमें कोलैबोरेशन देखा जाए तो साकिब निसार साहब की भी आती है जी कि जी। इसकी समात वो अपने चैम्बर में की और जाती दफा 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशनें जलवा कर चले गए। भाई आपको ये कौन सा इख्तियार था रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने का? आप इससे अंदाजा लगाएं कि किस किस्म के हमारे यहाँ जजेस थे, किस किस्म के वो लोग थे, और किस तरीके से एक माफिया को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, और किस तरीके से एक इलेक्टेड चलती गवर्नमेंट को उन्होंने घर भिजवा दिया मेल मिला के। एजाजुल हसन साहब, उसमें सही साहब, किस कमाश के वो लोग होंगे, आप अंदाजा लगाएं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो जनरल फैज हमीद साहब के ऊपर एलिगेशंस आए हैं, उन्हें जो अक्यूज किया गया है, इनमें सबसे ज्यादा जो सीरियस ऑफेंस है वो क्या है और कितनी सजा उनको हो सकती है? देखें, ये सबसे सीरियस ऑफेंस तो उनके ऊपर दोनों सीरियस हैं मैग्नीट्यूड के हवाले से, कि अगर हम्म। किसी घर से 400 तोले सोना छीन लिया गया है और पैसे उठा लिए गए हैं और हम्म। परवाह तक नहीं की गई और उनके बच्चों को मारा गया, जी ये जी। तो मेरा ख्याल है डिग्निटी के भी खिलाफ है। हम्म। ये सेक्शन 40 है, वो इसकी सजा 5 साल है। जी जी। लेकिन सेक्शन 31 जो है, हम्म। क्रिएटिंग मिसट्रस्ट इन दी कमांड और इन दी स्ट्रक्चर, या जी जी। गवर्नमेंट के खिलाफ करना, और वो भी यूजिंग इज ओन अथॉरिटी इंट्रोड्यूस कराना कि मैं वो कोर कमांडर हूँ और मैं फार्मर डीजीआईएसआई हूँ। और जाहिर हम्म। है इनके पास इज कस्टोडियन ऑफ नेशनल सीक्रेट्स। जी जी। अगर आप उन्हीं नेशनल सीक्रेट्स के ऊपर किसी गवर्नमेंट को कमजोर करने की कोशिश करते हैं या हम्म। अदारे को ही कमजोर करते हैं, वी हैड मेनी थिंग्स ड्यूरिंग द सर्विस बिल्कुल। बट वी डोंट डिस्कस दोस थिंग्स एट ऑल बिकॉज वी नो दिस थिंग कि वी आर बाउंड, कि ये हम्म। स्टेट सीक्रेट है, कि स्टेट के मैटर्स होते हैं विच वी डेल्ट इट इन आवर ओन लाइफ। तो हम्म। वी मस्ट मेंटेन दी, हाँ कोई और पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, कोई और है, तो कोई सिस्टम में खराबी है, तो वो तो वी केप्ट ऑन हाईलाइटिंग। लेकिन हम्म। एक नेशनल सीक्रेट के जरिए से मैं लोगों को एक्सप्लॉइट करूं, उसको शेयर करूं, अब तो जी। पता चलेगा इन्होंने क्या कुछ शेयर किया है। उस हम्म। सूरत में थर्ड, अगर सेक्शन 31 के तहत इनका ट्रायल होता है तो उसकी मैक्सिमम सेंटेंस डेथ है, और हम्म। एनी इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ, जो भी कोर्ट देना चाहे। कोर्ट जी जी। पहले भी देती रही इस तरह की सजाएं, हम्म। कोई भी जी सजा जी। उनको दी जा सकती है। और मैं यानी समझती हूँ मिसट्रस्ट इसका बहुत ही पॉजिटिव क्रिएट इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, मिसट्रस्ट क्रिएट करना और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना, ये सेक्शन 31 आप बता रहे हैं जिसकी सजा मौत है। 31 के तहत आता है बिल्कुल। और अगर हो सकता है और भी कोई चीजें हो तो आर्टिकल 6 भी अट्रैक्ट हो सकता है कि देखें इन्होंने अगर अपने ऑफिस ओथ के खिलाफ ये काम करते रहे हैं, जी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ही अगर मिसगाइड करते रहे, ये डीजीआईएसआई रहे ना इमरान खान साहब के जमाने में, उनको जी भी जी। क्या कुछ एडवाइस देते रहे, बाद में भी उनसे राब्ते में थे। और अगर वो हम्म। चीजें सारी साबित होती हैं तो इनको तो ही विल बी इन अ थिक सूप। और मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए था। कम से हम्म। कम वो लोग जिनके पास अथॉरिटी है, वो ये ना समझें कि वी आर, जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, इट हम्म। लीड्स टुवर्ड्स एब्सोल्यूट करप्शन। ये सबसे बड़ी करप्शन की मिसाल है कि
आपके पास अच्छा अथॉरिटी है, आप समझते मैं आंसरेबल ही नहीं हूँ। अच्छा, इनके साथ सर ये ऑल अलोन तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने नहीं किया होगा, जाहिर है इनके साथ कुछ और लोग भी इन कामों में शरीक होंगे, तो फिर क्या इसका दायरा बढ़ेगा आपके ख्याल से? हाँ, वो होता ही है कि वो लोग जिनको इन्होंने ऑर्डर दिया, देखिए ना, हम्म आर्मी में जरूरी नहीं है कि आप हर कमांड का हर ऑर्डर माने। ये हम्म आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है कि अनलॉफुल कमांड आपने नहीं माननी। अगर जी आप जी अनलॉफुल कमांड मानेंगे तो यू विल बी योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको एक हुक्म दिया जाता है ये करें, तो ये आपका हम्म काम है देखना कि क्या वो लीगल ऑर्डर है कि नहीं है। पूरी लिस्ट दी हुई है किताब के अंदर के जनाब, अनलॉफुल कमांड आपने नहीं न देनी है और हम्म न दूसरे ने माननी। अगर मानेगा तो वो खुद मुजरम होगा। तो जाहिर है हम्म अभी जब एविडेंस सामने आएगी तो हो हम्म सकता है वो लोग अभी विटनेस भी होंगे ना। जी जी जाहिर है जो इनके साथ थे जिन्होंने ये एक्टिव की, वो जाहिर है गवाह भी होंगे इस केस बाज केसेस में। और अगर हम्म उनके खिलाफ भी एविडेंस है और उन्होंने किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो हम्म फिर आर्मी कम्पिटेंट अथॉरिटी हैज टू डिसाइड कीपिंग इन व्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफेंस कि इनका कितना ऑफेंस है और किस तरह उनको यूज किया गया, ये क्या उन्होंने किया। वो तो जब हम्म अभी एविडेंस, चार्जशीट जब तक सामने आएगी और हम्म चार्जशीट आएगी तो एविडेंस भी आ जाएगी, तो फिर पता चल जाएगा व्हाट ही हैज डन इट। अच्छा सर, एक बड़ा सीरियस ऑफेंस इन्हीं के ऊपर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने लगाया था जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, बिल्कुल। और फिर उसी बुनियाद पे उनको उनके ओहदे से हटाया भी गया। उन्होंने कहा कि जी ये मेरे घर आए और इन्होंने मुझे प्रेशराइज किया। ये चीज जो है ये भी क्या आ सकती है उसमें? जी बिल्कुल, ये भी देखा जाए तो ये आर्टिकल 6, इस ये अगर आता है तो वो आर्टिकल 6 लग जाएगा, हम्म बिकॉज ही वाज नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स। जी जी आर्टिकल आई, ये तो खुद देखे ना, हर आर्मी अफसर ओथ उठाता है आर्मी, और वो ओथ जो है वो आर्मी एक्ट में, किस जमाने में वो ओथ आर्मी एक्ट में दी हुई थी। जी जी लेकिन जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ आ गई। जो हम्म फौज का हर सिपाही और हर जनरल एट द टाइम ऑफ कमिश्निंग और ज्वाइनिंग द आर्मी वो ओथ उठाता है। जी अगर जी उस ओथ की ने वायलेट किया है और इस तरह धमकी दी है, वो परसुएशन नहीं थी शौकत सिद्दीकी साहब को, तो जाकर बकायदा ने धमकी दी कि ये आपने करना है जी, बेंच हम हम्म बना रहे हैं। और जी बेंच यही बनवाते थे। लेकिन हम्म उससे भी देखें, हमारी अदलिया को भी जरा सोचना चाहिए कि हम्म अगर आप इनके हाथों में खेलते हैं, एजेंसियों के हाथों में, तो आपकी कोई इज्जत नहीं होती जी जी और आपकी इज्जत और औकात पूरी कौम को पता लग जाती है। अब हम्म अगर जैसे शौकत अली सिद्दीकी ने ये किया, उनको घर भेजा गया और वो बड़ी टर्माइल से गुजरे। जी आप जी देखें ना, हर चीज उनसे छिन गई बिल्कुल और बड़ी मुश्किल एक सूरत हाल उन पे पैदा हो गई ना, सर्विस भी जाती रही और इल्जाम भी बड़ा सीरियस लगा दिया गया। जी 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 लेकिन वो आखिरी वक्त तक इस पे डटे रहे। यहां तक उनको कहा गया, जब उन्हें चैलेंज किया कि आपको पेंशन दे दिला देते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं आई हैव चैलेंज इट, मेरे साथ गलती, हम्म मेरे साथ ज्यादती की गई, मेरे हम्म खिलाफ एक महकमे की, मैंने जो एलिगेशन था लगाया, किसी ने नहीं सुना, कंप्लेंट दायर की, फिर मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट आई तो बगैर मुझे सुने मुझे घर भेज दिया गया। ये जी वेरी जस्टिफाइड। बड़ा हामिद खान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आर्गू किया। जी आप जी देखें ना, बंदयाल बंदयाल साहब, अगर केस वो गलत होता तो हम्म साकिब निसार साहब उधर ही डिसमिस कर देते। जी साकिब जी निसार साहब और खोसा साहब ने भी सुना, बट हम्म केस इतना स्ट्रांग था। आप जी जी इससे अंदाजा लगाएं हमारी अदलिया का कि जी जी पहला केस इन पे ये बनाया गया कि उन्होंने अपने घर की तजीन और आरइश कराई है। हम्म और जी वो जब केस चलना शुरू हुआ तो शौकत सिद्दीकी साहब ने स्टैंड लिया कि ये घर तो मुझे गवर्नमेंट ने खुद अलाट किया है, जी जी और जब मैं अलाट होगा और मैं टेक ओवर करना चाहा तो मुझे सीडीए ने रोक दिया कि आप 2-3 महीने न टेक ओवर करें, हमने रेनोवेट कराना है कि पिछले 8 साल से खाली था। उन्होंने कहा जी जी ठीक है, आप करवाइए। उन्होंने कहा हम्म अगर इन्होंने रेनोवेट पे को खर्चा किया है तो मेरा कोई लेटर दिखाएं या जी एविडेंस दें, जब मैंने कहा कि ये लगाना है मेरे घर, मैंने तो कुछ और कोई ऐसी चीज भी मेरे घर में नहीं लगी। जी जो जी इन्हें बिल्कुल स्पेशल अगर खर्चा किया है तो उन्होंने किया, इनसे पूछी। बिल्कुल और दूसरा उन्होंने एक सवाल वहां रेज किया, एप्लीकेशन दी क्योंकि आई अटेंडेड हिज प्रोसीडिंग। जी उन्होंने जी कहा जी इस वक्त सर्विंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें खोसा साहब भी हैं, जी जी साकिब निसार साहब भी हैं, उन्होंने अपने घरों पर जो जाती घर है उनके लाहौर में, उस पे बिल्कुल उन्होंने लाखों रुपए मेंटेनेंस के खर्च कराए सुप्रीम कोर्ट के फंड से। जी ये जी मुझे बराए मेहरबानी उसकी डिटेल फराम करें। कम से कम हम्म कोई 40 से लेकर 60 लाख तक का वो फंडिंग थी एक साल में। तो वो बिल्कुल जब ये पिटीशन उनकी आई तो साकिब निसार साहब तो घबरा गए। भाई तो एक सर आप जाती घर पे आप, आप आर्मी में भी सर्व किया आपने और आर्मी के लॉ डिपार्टमेंट में सर्व किया, अभी आप बतौर वकील प्रैक्टिस करते हैं, यानी आप दोनों इनको जानते हैं। और ये आप नहीं समझते कि आर्मी ने तो एक इस तरह का इतना बड़ा एक्शन लिया है
जुडिशरी को भी कोई ऐसा इकदाम करना चाहिए, कुछ ऐसे जजेस जिन्होंने इस मुल्क के बारे में कुछ ऐसे फैसले दिए जिससे इस मुल्क में टर्मोइल क्रिएट हुआ, केओस बना, मुल्क की मईशत तबाह हुई, ऐसे जजेस के खिलाफ जुडिशरी को भी इन एक्शन होना चाहिए। ये बहुत ही बेहतर होता। असल में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी खराबी जुडिशरी में आई ना, उसकी मेन वजह ये थी कि जुडिशरी ने अपने आप को समझा वी आर नॉट अकाउंटेबल। और वो उन्हें कौसर साहब, बल्कि अपने उमर अता बंदयाल साहब ने कहा, जब वो साथ बिठाए बैठे थे मज़ाहिर अली नकवी साहब को, उन्होंने जी कहा जी जी इनके खिलाफ रेफरेंस आया है, लेकिन आई हैव मेड हिम सिट विद माय बेंच। मैंने मैसेज एक दिया उनको कि हम हम्म, इसके साथ खड़े हैं। जी भाई जी उसके ऊपर आप बंदा पूछिए उमर अता बंदयाल से कि एक बंदे पे करप्शन के सीरियस चार्जेस हैं, बिल्कुल और इस प्रॉपर्टी के साथ वो रिलेटेड रहे एज ए हाई कोर्ट के जज भी। उस वक्त बिल्कुल। भी उन्होंने पता लग गया इस केस का, फिर अपने पास ही लगवाते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक, फिर हम्म, प्रेशर डलवा के कब्जा भी कर लिया, मालिक भी बन गए, फिर हम्म, सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। तो मैं समझता हूँ ये क्रेडिट मैं काजी साहब को देता हूँ कि वो हम्म, तो उन्होंने जब देखा मेरे पे केस बन गया तो रिजाइन दे के चले गए। ये दुनिया में किधर होता है? ये जी जुडिशरी ने अपने आप को जो एग्जाम्प्ट किया हुआ है ना, मैं जी आई एम जी क्रिटिक ऑफ इट। मैंने कम अज कम उमर अता बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब और ये मंजूर मलिक साहब, इन सब के खिलाफ रेफरेंस ऑफ मिसकंडक्ट दायर की है हाई कोर्ट के अंदर, जी सुप्रीम जी कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर की आर्टिकल 209 के तहत कि जी दे जी आर नॉट कैपेबल, दे आर नॉट डिजर्विंग टू रिमेन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के भी जज नहीं रह सकते, उनमें से किसी की समात ना हुई। जी और जी होता यही है कि यही यहीं से खराबी होती है कि जी आपने अकाउंटेबल ही नहीं बनाया। जी जी और अल्लाह किया तो शुक्र है मज़ाहिर नकवी साहब, फिर जी उनके बारे में फिर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि अगर कोई इस तरह दे जाएगा कि रिजाइन दे दे। होता ही है, वहां एक ऑप्शन दी हुई है कि मेरे पे अरबों रुपए के करप्शन के चार्जेस हैं, मेरे पे जैसी रेफरेंस बनेगा तो मुझे ऑप्शन दी जाएगी, इफ आई रिजाइन तो आई विल गो होम एज ऑनरेबल जज एंड थ्रू आउट द लाइफ आई विल कीप ऑन एंजॉयिंग द प्रिविलेज ऑफ रिटायर्ड जज। ये कौन सा दिक्कत? क्या पुलिस में इस तरह होता है कि जी पुलिस का एक हेड कांस्टेबल पकड़ा जाए और उसको इंक्वायरी हो और सारा साबित हो जाए और वो कहे जी आप इस तरह करें, बस आप रिजाइन दे दें, जो कुछ आपने लूटा ये भी साथ लेकर चले जाएं, इस तरह होता है? ये किस तरह हमारी जुडिशरी ने, ये आर्टिकल 25 के खिलाफ है ये कानून। इस पे हम मुतालबा कर चुके हैं, एक्स सर्विसमैन का यूनानिमस डिसीजन था कि दुनिया में करप्शन का एक ही कानून मुल्क में होना चाहिए, चाहे वो जज है या जर्नैल है या आम शहरी है या बिल्कुल। पटवारी है या सिपाही है, उसी एक कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब केस बन जाए फिर उसका ट्रायल होना चाहिए। अच्छा सर, हमारे उसको पास ये कहना कि जी आप ये रिजाइन किल्लत देके घर चले जाएं, ये तो मजाक वाली बात है। जी सर, हमारे पास थोड़ी सी वक्त की किल्लत है। वन लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइएगा कि ये जो जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, कितना टाइम पीरियड में ये कंक्लूड हो जाएगी? असल में मैं अभी फिलहाल, क्योंकि मेरे सामने एविडेंस नहीं है जी जी और चार्जशीट भी नहीं है, जी जी वैसे तो मेरा ख्याल है 3 to 5 वीक्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए नॉर्मली, बिल्कुल। जो हमारे यहाँ है प्रैक्टिस। जी जी फिर गवाहों का होता है, गवाह होंगे और उसके बाद जब इनके खिलाफ गवाही मुकम्मल हो जाएगी, वो तो शायद कम टाइम लगता है टाइम, गवाह आए, क्रॉस एग्जामिन हुए, रिकॉर्डिंग हो गई, फिर इनको टाइम मिलता है कि आप अपने डिफेंस में कुछ लाना चाहते हैं तो ले आएं। तो उसमें जो कनिंग मुलजम होते हैं वो फिर उसमें टाइम गेन करते हैं कि जी आज मेरा गवाह नहीं पहुंचा, आज फलां हो गया, आज वो हो गया। तो कोर्ट जी थोड़ा लैटिट्यूड देती है कि चलें यार अगर इनका विटनेस है तो आना चाहिए, उस पे जी वो टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। वरना तो आर्मी एक्ट में जो ट्रायल्स होते हैं वो बड़े स्पीडली होते हैं, क्योंकि जी जी उस कोर्ट ने और कोई काम नहीं करना होता। सिविल में एक कोर्ट है, उसके पास 20 ट्रायल चल रहे हैं, जी जी फिर दोबारा कब बारी आएगी। यहाँ तो इस एफजीसीएम को डिजिग्नेट जब क्रिएट किया जाता है तो उसी कन्वीनिंग ऑर्डर में लिखा होता है ही हैज टू कंप्लीट द ट्रायल ऑफ सो एंड सो ऑन अंडर द फॉलोइंग चार्जेस। जी जी उसने सुबह से लेकर शाम तक यही काम करना होता है, तो वहां कम से कम स्पीडीली होता है, इंटरफेरेंस नहीं होती और ट्रायल मुकम्मल हो जाता है। जी। और ये यार, सर, बहुत और एक शुक्रिया। लिहाज से मैं समझता हूँ एक अच्छी सेट एग्जांपल सेट हो जाएगी कि हम्म, इस तरह जो नीचे लोग हैं उनको भी मैसेज चला जाएगा कि वी शुड रिमेन विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। अगर हम जी सारे, और मैं समझता हूँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए होना बहुत जरूरी था, जी और एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप है, इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम बड़े मशकूर हैं, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त लीजिए। अल्लाह हाफिज।